कम्युनिकेशन इन इटसेल्फ बहुत मुश्किल काम है और आपके ज़िम्मे एक नॉन प्रॉफिट का कम्युनिकेशंस है। वाई चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, वाई डू यू गाइज एग्जिस्ट? पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी। पाकिस्तान में रोजाना 1000 बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं जो कि 5 साल से कम उम्र के। जो 20 लाख बच्चों को आप केयर दे पा रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट का भी है। बच्चा वाशो के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाता है क्रिटिकल इलनेस के साथ या उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और वहाँ पे अगर उस बच्चे को बोला जाए कि आप इसको कोयटा ले जाएं या आप इसको कराची ले जाएं तो समझ लें ये तो एक डेथ सेंटेंस है बच्चे के लिए। मैंने कुछ लोगों को इंटरव्यू भी किया, काफ़ी लोगों ने ट्रस्ट शो किया और काफ़ी लोग खुश थे कि हम लोग पहली दफ़ा नहीं दूसरी तीसरी दफ़ा आ रहे हैं। वी हैव टोटल फेथ इन देम। अगर हम अपने इमरजेंसी रूम्स को इम्प्रूव कर लें तो जो मोर्टेलिटी रेट मैंने आपको बताया है उसमें से 50% बच्चों को बचाया जा सके। सलाम शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। डायरेक्टर कम्युनिकेशंस चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशन है इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन इन इटसेल्फ बहुत मुश्किल काम है। सारा काम दुनिया में बेस्ड ही कम्युनिकेशंस पे और आपके ज़िम्मे एक नॉन प्रॉफिट का कम्युनिकेशंस है। तो मुझे ये बताएं कि इस पोजीशन में सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि यार वाई चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन एंड वाई डू यू गाइज एग्जिस्ट। फिर उसके बाद में आऊँगा कि हाउ डू यू फिगर आउट द हाउ पार्ट। का सवाल बड़ा अच्छा है कि ज़ाहिर कम्युनिकेशंस में हूँ मैं एंड वाई अ नॉन प्रॉफिट एंड स्पेसिफिकली वाई चाइल्ड लाइफ। तो मेरा बैकग्राउंड भी है कि आई बिन MPA और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मेरा ताल्लुक़ था और मैं नॉन प्रॉफिट्स में आया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ और स्पेसिफिकली वो बच्चे जिनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो उनके लिए मेरा जो बेसिक काम है वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को हैंडल करना और उनके लिए फ़ंड्स रेज़ करना है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी। अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में रोज़ाना 1000 बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं जो कि 5 साल से कम उम्र के, और ये वो बच्चे हैं जो बचाए जा सकते हैं। ये प्रिवेंटेबल कॉजेज़ की वजह से इनका इंतकाल हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स को ऐड करें बाय कैंसर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और हार्ट अटैक्स तो ये नंबर स्टिल इट इज़ लोअर दैन द चाइल्ड मोर्टेलिटी इन पाकिस्तान। तो समझ लें तकरीबन 4 लाख बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं हर साल पाकिस्तान में और जिनको बचाया जा सकता है 70,000 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पैदाइश वाले दिन जिनका इंतकाल हो जाता है। तो दिस इज़ द कॉज वाई चाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट। 2010 के सुपर फ्लड्स में एक CNN कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो एक बच्चे को फॉलो कर रहे थे ठट्टा से कराची, और जब वो कराची के एक इमरजेंसी में पहुंचे तो वहाँ का हाल ऐसा था कि वहाँ पे इलाज मुमकिन नहीं था बच्चे का, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, उस जगह की हालत अच्छी नहीं थी, मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। तो वहाँ पे जो हमारे फाउंडर ट्रस्टीज़ हैं उन्होंने देखा ये लाइव CNN पे आ रहा था और बस वो फ़ौरन उठे और उन्होंने अपने 2 दोस्तों को फ़ोन किया और वो सिविल हॉस्पिटल कराची पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने आके ये डिसाइड किया कि हम इसको बेहतर बनाएंगे और बेहतर बना के वील हैंड इट ओवर टू द गवर्नमेंट और वो इसको चला लेंगे। बट सफ़र वहाँ से शुरू हुआ जब गवर्नमेंट के साथ हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो है वो MOU साइन किया। हमने उस जगह को ना सिर्फ रेनोवेट किया बल्कि वहाँ पे अपना स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट लगाया, अपनी फार्मेसी बनाई। जो लोग थे वो चाइल्ड लाइफ के पेरोल पे हमने वहाँ पे एम्प्लॉय किए, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट, एडमिन स्टाफ, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद थी। उसको स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी रूम बना के हमने उसको चलाना भी शुरू किया। 2011 में हमने ये स्टार्ट किया और तकरीबन 3 साल चलाने के बाद जो है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा इलाज हुआ लोगों का, वहाँ पे एक डिफरेंस आना शुरू हो गया, जिस पे फिर हमें गवर्नमेंट ने मज़ीद ERs को अडॉप्ट करने का कहा और मैनेज करने का कहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची में हमारे 6 इमरजेंसी रूम्स हैं जो कि टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में जो गवर्नमेंट के हैं वहाँ पे चल रहे हैं। नाम अगर मैं आपको बताऊं तो सिविल हॉस्पिटल में है NICH जिना हॉस्पिटल के साथ, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी 5 में है, लियारी जनरल हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल और न्यू कराची सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। फिर अगर हम बात करें सिंध, अपर सिंध की, तो वहाँ पे हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना, सक्खर, बलूचिस्तान में कोयटा में हमारा ER है, पंजाब में मेयो हॉस्पिटल लाहौर और मुल्तान में चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एंड फेडरल कैपिटल में पिम्स इस्लामाबाद। तो ये हमारे 14 इमरजेंसी रूम्स हैं जो पिछले 10-15 सालों में हमने इनको इस्टेब्लिश किया और इनको मैनेज कर रहे हैं।
ये तो हमारा इमरजेंसी नेटवर्क मॉडल है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस पूरे मॉडल में 2 मिलियन बच्चों का इलाज कर रहे हैं बिल्कुल मुफ्त। और इसमें मेरा ख्याल से जो 20 लाख बच्चों को आप अब केयर दे पा रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट का भी है। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखें कि जो ये तो हमारे ER बड़े शहरों में ना, जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान वगैरह, ये बड़े शहरों में, लेकिन 2/3 पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की वो रूरल एरियाज़ में रहती है। तो जब बच्चा वाशुक के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाता है एक क्रिटिकल इलनेस के साथ या उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और वहाँ पे अगर उस बच्चे को बोला जाए कि आप इसको कोयटा ले जाएं, आप इसको कराची ले जाएं, तो समझ लें ये तो एक डेथ सेंटेंस है बच्चे के लिए। क्योंकि हम कहते हैं हमारे पास बच्चे को बचाने के लिए एक गोल्डन आवर है, उस गोल्डन आवर में हमने उस बच्चे को बचाना है। अब एक बच्चा जिसको 9 घंटे या 11 घंटे सफ़र करके जाना है, पहले तो उसके वसाइल, उसकी फ़ैमिली की साइज़ आप देखें कि 6 से 7 लोगों की फ़ैमिली साइज़ होता है। ऑन एन एवरेज ट्रैवल करने में 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। टाइम और पैसा दोनों का इशू। टाइम और पैसा दोनों का इशू है। तो जो बच्चा पहुंच ही नहीं सकता उसको हम कैसे बचाएं? तो हमने किया ये कि अब हमने तकरीबन पाकिस्तान में 300 से ज़्यादा टेलीमेडिसिन सैटेलाइट सेंटर्स को डेवलप किया है, डिप्लॉय किया है, और ये उन डिस्ट्रिक्ट और तहसील हॉस्पिटल्स में जो सारे रूरल एरियाज़ के अंदर है। तो सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, KP में, AJK में, गिलगित बल्तिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम 300 टेलीमेडिसिन सैटेलाइट सेंटर्स चला रहे हैं। हम बेसिकली करते हैं यहाँ पे हैं कि HD कैमरा लगाते हैं हर साइड पे, एक IP फ़ोन लगाते हैं, चाइल्ड लाइफ की डिप्लॉयड नर्स होती है जो कि रजिस्टर्ड नर्स होती है, चाइल्ड लाइफ के पेरोल पे होती है। जितना भी गवर्नमेंट का स्टाफ है वो डॉक्टर्स और नर्सेज वो वहाँ पे डॉक्टर गवर्नमेंट के होते हैं। और हम टेलीमेडिसिन कंट्रोल रूम जो हमारे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में है, यहाँ पे तकरीबन 60 के करीब हमारे पीड्स इमरजेंसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो कि FCPS क्वालिफाइड हैं। वो यहाँ से बैठ के उन बच्चों को लाइव टेली कंसल्टेशन देते हैं थ्रू द गवर्नमेंट डॉक्टर्स एंड नर्सेज। तो अगर मिसाल के तौर पे वहाँ पे डॉक्टर है या जूनियर डॉक्टर है या GP है खाली, या अगर नहीं भी है वो ड्यूटी पे, तो हमारी नर्स वहाँ पे होती है 24 घंटे। यहाँ से डॉक्टर उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे उस बच्चे को वो बेसिक इंजेक्शन या दवाई मिल जाती है वहाँ की डिस्पेंसरी से, जो कि वो 200 या 500 रुपये ख़र्च करके उस बच्चे को वो दवाई लगा दी जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। तो ये हम ऑपरेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 300 हॉस्पिटल्स में जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील में हैं इस वक्त। तो पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो तकरीबन 40 के आसपास जो है हमारे पास गवर्नमेंट टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें से हम 14 में मौजूद हैं। और अगर हम टेलीमेडिसिन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट और तहसील हॉस्पिटल्स पाकिस्तान में 400 प्लस हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम 300 प्लस में मौजूद हैं और हमारा इरादा ये है कि इंशाल्लाह 2030 तक हम ये पूरा पाकिस्तान कवर कर लेंगे। राइट नाउ वी आर केटरिंग टू 85% पॉपुलेशन, चिल्ड्रन पॉपुलेशन, और इस वक्त कोई भी बच्चा चाइल्ड लाइफ की इमरजेंसी से आधे घंटे से ज़्यादा दूर नहीं है अक्रॉस पाकिस्तान। जी, पैन पाकिस्तान टेलीमेडिसिन को मिला के और सब टेलीमेडिसिन को मिला के तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 2 मिलियन बच्चों का, जैसे मैंने आपको बताया, हम बिल्कुल मुफ्त इलाज कर रहे हैं। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो 2013 में एक स्टडी हुई थी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ER में, और उसमें ये पता चला था कि जी 12% है बच्चों का जो मोर्टेलिटी रेट है क्रिटिकली इल चिल्ड्रन का। फिर 2024 में एक स्टडी हुई, अगेन एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और पैलेसी ग्लोबल हेल्थ, इन्होंने एक स्टडी करी 19 मुल्कों में, पाकिस्तान उनमें से एक था। और पाकिस्तान में उन्होंने 3 हॉस्पिटल्स को सेलेक्ट किया, 2 चाइल्ड लाइफ के थे और एक हमारा बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है पाकिस्तान के अंदर। तो जब उन्होंने चाइल्ड लाइफ के ERs में उन बच्चों की मोर्टेलिटी रेट को मेजर किया तो वो पता चला अब 1.2% है। ओके, फ्रॉम 13%, फ्रॉम 12% which was there in 2013, within a decade। जी, एक 10 साल के अंदर ये। तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो सर्वाइवल रेट है, हमारे जो क्रिटिकल बच्चों का है रिसेस रूम्स के अंदर, रिससिटेशन जहाँ पे होती है, तो वो अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो 99% है। और यही चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी है इंशाल्लाह कि हम उन बच्चों को बचा सकें। क्योंकि देखें, खाली इमरजेंसी रूम्स को अगर आप इम्प्रूव कर दें ना, वहाँ पे आप इलाज मैसर कर दें बच्चों के लिए, मेडिसिन्स वहाँ पे हों, किसी पेरेंट को ये ना बोला जाए कि ये दवाई बाहर से ले आए। जब एक दफ़ा पेरेंट आ गया अपने बच्चे को लेकर इमरजेंसी रूम के अंदर तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो अगर हम अपने इमरजेंसी रूम्स को इम्प्रूव कर लें तो जो मोर्टेलिटी रेट मैंने आपको बताया, यानी 1000 बच्चे जो डेली मर रहे हैं पाकिस्तान में, उसमें से 50% बच्चों को बचाया जा सकता है। और 80% तो ऐसे हैं जो प्रिवेंटेबल कॉजेज़ की वजह से मर रहे हैं। लेकिन खाली एक इमरजेंसी रूम को इम्प्रूव करना, वहाँ से 50% बचेंगे। बाकी फिर आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, मेडिसिन है, वो सारी चीज़ें हैं। तो बेसिक पे हम काम कर रहे हैं और इस मोर्टेलिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि बीइंग कम्युनिकेशंस डायरेक्टर, आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है दैट यू हैव बीन फेसिंग टुडे? हमें बड़े डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस फेस होते हैं और अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि आप गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं तो ये कैसा है। इट इज़ अ चैलेंज, बट हम इसको एज अ चैलेंज नहीं लेते, बल्कि हम तो गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रहे हैं। एंड जो हमारी एक्सपेंशन है वो उसी लिए पॉसिबल हुई है कि हमने गवर्नमेंट के साथ मिलके काम किया, उसको लेवरेज किया, उनकी एग्जिस्टिंग स्पेसेस को हमने इम्प्रूव किया और उसको चलाया। तो एक जो लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ा, गवर्नमेंट के अंदर भी, इस मुल्क के अंदर भी। एक नेशन बिल्डिंग में हमने हेल्प किया। तो वी डोंट टेक इट एज अ चैलेंज। दूसरा ये कि ऑब्वियसली ये इतना बड़ा कॉज जब हम लेके चल रहे हैं तो इस कॉज को चलाने के लिए हमें फ़ंड्स की भी ज़रूरत होती है। तो फंड रेजिंग इज़, आई कैन से इट इज़ अ चैलेंज, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत सारी नॉन प्रॉफिट्स काम कर रही हैं, बहुत सारे अच्छे कॉजेज़ पे काम हो रहा है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, क्लाइमेट पे। तो हर कोई अपना काम अच्छी तरीके से उसको सर अंजाम दे रहा है। जो दूसरा बड़ा चैलेंज हमें फेस होता है वो अवेयरनेस का है, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है हमारी जो मोर्टेलिटी रेट है वो कितना है, या जो बच्चों के लिए हम क्यों काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि किस कॉज पे काम हो रहा है। और हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जाके इमरजेंसी रूम्स को इम्प्रूव करके वहाँ पे बच्चों को मुफ्त इलाज दे रहे हैं, तो वो लोगों को थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है। लेकिन फिर मेरा जो काम होता है वो यही होता है कि हम उनको बोलें कि आए आप विज़िट करें हमारे इमरजेंसी रूम्स में, किसी भी टाइम आके देखें हम किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी रूम्स हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। जो बच्चा हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है उसको ये नहीं पता कि वो चाइल्ड लाइफ के इमरजेंसी रूम में आ रहा है। वो तो ये कहते हैं कि जी मैं सरकारी अस्पताल में गया था, वहाँ पर मेरा अच्छा इलाज हुआ, मुफ्त इलाज हुआ। तो ये समझ लें एक तरह से नेशन बिल्डिंग भी है। और So we always, convert our challenges into opportunities and यानी एक विन-विन सिचुएशन हो जाती है हमारे लिए कि हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। वर्किंग इन 300 हॉस्पिटल्स, आई थिंक दिस इज़ अ सिस्टम लेवल चेंज जो हम लेकर आ रहे हैं। और उसके लिए जो मेजर चैलेंज हमें फेस होता है वो फंड रेजिंग में होता है। ज़ाहिर है जब हमें इतनी फैसिलिटीज़ चलानी है, वो करना है, तो हमें फ़ंड्स भी रेज़ करने हैं। उसके लिए गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हमें कुछ ग्रांट्स मिलती हैं। समझ लें तकरीबन 50% जो हमारा बजट है दैट इज़ सपोर्टेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। लेकिन एक बहुत बड़ा चंक है जो 50% का है, वी हैव टू रेज इट थ्रू फिलैंथ्रोपी, थ्रू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, थ्रू कॉर्पोरेट्स, थ्रू द एक्सपैट्स, द डायस्पोरा। तो वहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं इस कॉज के बारे में, और अपनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, अपनी गवर्नेंस के हवाले से, ताकि उनका एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप हो और हम ये फंड्स रेज कर सकें। तो ये अच्छा, हमारा इसमें बीइंग अ पेरेंट, ज़ाहिर है जब मैंने विज़िट किए थे ERs वगैरह, तो आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड। ख़ास तौर पे मैंने कुछ लोगों को इंटरव्यू भी किया, ऐसी कैजुअल डिस्कशन भी किया, तो काफ़ी लोगों ने ट्रस्ट शो किया और काफ़ी लोग खुश थे कि हम लोग पहली दफ़ा नहीं दूसरी तीसरी दफ़ा आ रहे हैं और वी हैव टोटल फेथ इन देम। मुझे ये बताएं कि चलें, अवेयरनेस तो आपने बिल्ड कर दी, फॉर एग्जांपल मैंने विज़िट कर लिया, सब कुछ हो गया। हमारा दूसरा बड़ा मसला ये, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं कि हम डोनेशंस देते हुए ना, हम ये चाहते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने वादा तो किया है कि आपकी नीयत साफ़ है तो मैं उसका सिला दूंगा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये होता है कि यार ये जो ट्रेसेबिलिटी है हमारे फ़ंड्स की, डोनेशंस की, ये हमें पता हो कि सही हाथों में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। मतलब हमारे बच्चे तो सेफ़ हैंड्स में हैं, लेकिन हमारे फ़ंड सेफ़ हैंड्स में हैं या नहीं है। तो वो किस तरह आप ट्रेसेबिलिटी को इंश्योर करते हैं फॉर द पीपल हु डोनेट? देखिए, हमारा जो इमरजेंसी रूम्स का मॉडल है ना, बड़ा सिंपल है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब बच्चा हमारे पास आता है तो पहले एक ट्रियाज काउंटर पे आता है हमारे पास। ट्रियाजिंग जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं होती थी, तो हमने इंट्रोड्यूस कराई है, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन बीइंग द पायनियर्स इन ट्रियाजिंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रही है ये। तो ट्रियाजिंग में बेसिकली हम ये करते हैं कि बच्चे को कैटेगराइज कर लेते हैं और प्रायोरिटाइज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द इलनेस विच दे आर कमिंग इन फ्रॉम, या सिम्टम्स।
तो अगर बच्चा क्रिटिकल इलनेस के साथ आ रहा है, क्रिटिकल कंडीशन में आ रहा है, फिट्स के साथ है, बेहोशी की हालत में है, हाई फीवर है, तो हमारा जो स्टाफ है दे आर ट्रेन टू आइडेंटिफाई दीज पेशेंट्स और उनको बग़ैर किसी प्रोसेस के, बग़ैर किसी क्यू सिस्टम के या किसी और डिले की वजह से हम उसको डायरेक्ट रिससिटेशन रूम में भेज देते हैं ताकि इस बच्चे को फौरी तौर पे बचाया जा सके। जब वो बच्चा स्टेबल हो जाता है फिर हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वगैरह करते हैं। जो बाकी बच्चे हमारे पास आते हैं वो दे कम थ्रू अ क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, अपना टोकन लेते हैं, टोकन के ऊपर जो है वो टाइम स्टैम्प हो जाता है और टाइम स्टैम्प के थ्रू हम अपने जितने भी KPIs हैं हमारे वो हम मेजर करते हैं। यानी जब बच्चा एंटर हुआ तो उसको कितना टाइम लगा नर्स तक पहुंचने में, उसको कितना टाइम लगा डॉक्टर तक पहुंचने में, उसको कितना टाइम लगा दवाई मिलने में या इंजेक्शन लगने में और कितने टाइम के बाद वो डिस्चार्ज हुआ। तो WHO प्रोटोकॉल ये कहता है कि आपको पेशेंट को विद इन 4 आवर्स डिस्चार्ज करना है, बिकॉज एमरजेंसी रूम्स में बड़ा हाई प्रेशर इन्वायरमेंट होता है और क्रिटिकल बच्चे आ रहे होते हैं। सो यू हैव टू स्टेबलाइज देम एंड मूव देम ऑन टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट जहाँ पे उनको मज़ीद इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चे को बचाना हमारा बेसिक काम है। तो हमारा जो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे है वो इस वक्त तकरीबन 12 घंटे है हमारी ERs के अंदर, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, लॉजिस्टिकल कंस्ट्रेंट्स और आगे हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। तो ये बच्चे जब ट्रियाज के थ्रू गुजरते हैं तो हर चीज़ हमारी डॉक्यूमेंट हो जाती है। जब नर्स के पास आया तो नर्स ने सारे वाइटल ले लिए, उसकी कंडीशन लिख ली, उसको डायग्नोज कर लिया और उसको फिर आगे कैटेगरी में मूव कर दिया, P1, P2 या P3। प्रायोरिटी 1 वो पेशेंट है जो रिसर्च रूम में चला गया, प्रायोरिटी 2 P2 वो पेशेंट है जो क्रिटिकल है, उसको एडमिशन की ज़रूरत है बट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, P3 वो बच्चा है जो OPD में आया है हमारे पास नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और आम बीमारियों के साथ। उनके लिए हमने फास्ट ट्रैक OPD डॉक्टर्स वहीं बिठाए हुए ERs के अंदर, वहीं पे वो बच्चे को कंसल्टेशन देते हैं, वहीं से बच्चा डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो बच्चा हमारे पास एडमिट हो रहा है उसका सारा रिकॉर्ड हमारा फार्मेसी के अंदर भी आता है। जो फार्मासिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको, फार्मासिस्ट उसको डिस्पेंस कर रहा है उस मेडिकेशन को। तो हर बच्चे का एक MR नंबर होता है और हर MR नंबर के ऊपर वो मेडिसिन जो है वो डिस्पेंस की जाती है और उस बच्चे को लगाई जाती हैं। तो वहाँ से हम सारी ट्रैकेबिलिटी अपनी रखते हैं। तो यानी जो भी ख़र्चा हो रहा है बच्चे के ऊपर, मेडिसिन का, कंज्यूमेबल्स का और इलाज के ऊपर, या जो हमारे ERs के अंदर जो ख़र्चा है, टेली मेडिसिन सैटेलाइट सेंटर्स में जो ख़र्चा है, हर चीज़ इज़ डॉक्यूमेंटेड, हर चीज़ का ऑडिट होता है हमारा प्रॉपर सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ऑडिट डिपार्टमेंट है, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट हम अपना PwC से कराते हैं, जिसमें A.F. Ferguson कंपनी जो है वो दैट इज़ नंबर 1 ऑडिट फर्म। इसके अलावा चाइल्ड लाइफ को पिछले 4 साल से बेस्ट कॉर्पोरेट रिपोर्ट अवार्ड भी मिल रहा है इन सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस थ्रू ICAP एंड ICMA। तो आई थिंक ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपकी अकाउंटेबिलिटी को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और फाइनेंशियल जो आपकी सारी चीज़ें हैं उसको बड़ी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करता है। और हम ये कॉन्फिडेंस देते हैं अपने डोनर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को, कि आप जो भी डोनेट कर रहे हैं या ज़कात दे रहे हैं, ईच एंड एवरी पेनी इज़ being spent on the treatment of children. And what about the internal stakeholders condition? I mean, कि ये एक आपकी spirit है, the people who are at the helm of affairs, और एक operational staff है, उनके लिए कौन से ऐसे narratives हैं, कौन सी ऐसी stories हैं या कौन से ऐसे frameworks हैं that you have implemented within the organization for that purpose? देखिए हमारे 5 मेन वैल्यूज़ हैं, जिसमें compliance है, compassion है और competence है। तो कंप्लाइंस में तो आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स और वो सारे फॉलो करने हैं, आपकी ट्रेनिंग्स पूरी होनी चाहिए, आपको पूरे इंटरवेंशंस का पता होना चाहिए। सो वी हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर दैट एज वेल। कॉम्पिटेंस, ऑब्वियसली कॉम्पिटेंस में ये कि यू आर क्वालिफाइड एंड यू हैव दैट डिग्री एंड यू हैव दैट ट्रेनिंग टू गो एंड वर्क इन द ERs एंड यू हैव दैट स्किल टू वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो एक हमारा कॉम्पिटेंस एक लेवल है जो हमारे HR और हमारे जो डिपार्टमेंट्स वहाँ से आता है। कंपैशन, ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन। तो हमारा बहुत कंपैशनेट स्टाफ है, दे वर्किंग फॉर द कॉज, वर्किंग टू सेव चिल्ड्रन। जब उनको माओ की दुआएं मिलती हैं तो एक कंपैशनेट तरीके से वो फिर बच्चों को ट्रीट करते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है इन ऑल दीज 3 वैल्यूज़, दैट इज़ टीम वर्क एंड मोस्ट ऑफ ऑल ह्यूमिलिटी। यानी आजिज़ी के साथ आपने काम करना है, सर झुका के काम करना है और शुक्र के साथ काम करना है। सो ह्यूमिलिटी, इट कवर्स ऑल द 4 पॉइंट्स।
सो दैट इज़ द नंबर वन आई वुड से कि हमारी जो वैल्यू है वो है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 10 साल से ज़्यादा आपको हो गया नॉन प्रॉफिट्स में, 4-5 साल आपको चाइल्ड लाइफ के साथ हो गए। कोई ऐसी स्टोरी या स्टोरीज़ जिसने आपको ये कन्विक्शन डेवलप किया हो और इनग्रेन किया हो कि यार आई एम ऑन द राइट पाथ एंड दिस इज समथिंग आई वाज बोर्न टू डू, आई वाज डेस्टिन्ड टू डू एंड इट गिव्स यू द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, वो कोई ऐसी स्टोरी? देखिए, स्टोरीज तो बहुत सारी है और पूरे 10 साल के नॉन प्रॉफिट का जितना मेरा टाइम गुजरा उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट रिसेंटली तो मैं ER में खड़ा हुआ था एक दिन और एक बच्ची जो है वो बिल्कुल बेड साइड पे क्रिटिकल हालत में उसका इलाज हो रहा था वहाँ पे। उसकी माँ बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी, तो मैंने उसकी माँ से पूछा कि इस बच्ची को क्या हुआ है, तो बस उसके आंसू निकलना शुरू हो गए उस माँ के। और उसने मुझे बच्ची का तो नहीं बताया कि इसको क्या हुआ, लेकिन उसने ये बोला कि मैं आज सुबह अपने 10 साल के बच्चे को दफना के आ रही हूँ। तो मेरे तो ये सुन के रोंगटे खड़े हो गए और समझ में नहीं आया कि मैं उसको किस तरह कंट्रोल करूँ या उससे क्या पूछूँ मज़ीद, या मैं किस तरह उसको हेल्प दे सकूँ। और थोड़े टाइम के बाद जब मैं खामोश रहा तो फिर उसने बोला कि पिछले हफ्ते मैंने अपने 2 महीने के बच्चे को दफनाया है। तो भाई ये सुन के तो मेरे आंसू निकलना शुरू हो गए कि किस तरीके से जो है वो। और उसने कहा कि ये जो मेरी बेटी है इसको आप बचा लें क्योंकि ये मेरी वाहिद औलाद है, ये बची है बस। पता ये चला कि इन बच्चों को जो था वो डिप्थेरिया था, और डिप्थेरिया एक इन्फेक्शन है जो हो जाता है, उसकी वैक्सीनेशंस वगैरह होती हैं, बट वो अनडायग्नोज रहे बच्चे और इग्नोर हुए क्योंकि वो जिस इलाके से आ रहे थे वो इतना समझ लें रिमोट एरिया था और वहाँ पे डायग्नोसिस भी ना सही हुआ ना ट्रीटमेंट सही हुआ। जब वो ER के अंदर आए तो 2 बच्चों को खो के तीसरी बेटी को जब लेकर आए वो भी क्रिटिकल कंडीशन में। इस तरह की स्टोरीज़ हमें हज़ारों की तादाद में रोज़ाना मिलती हैं और ये स्टोरीज़ देख के सुन के जो है फिर अब एक हमारे अंदर एक मोटिवेशन डेवलप होती है पूरी टीम के अंदर कि हम इन बच्चों के लिए कुछ करें, इन माओं के लिए कुछ करें और इन बच्चों को बचाएं। तो वैसे तो जितना भी हमने डिस्कशन अभी किया है इट एक्चुअली जस्टिफाइज के डोनेशन क्यों आनी चाहिए और किन किन लोगों को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बीइंग अ पेरेंट, मैंने जब विज़िट किया, मैंने डिस्कस किया लोगों से और मैंने अपनी आंखों के सामने एक ऐसी फैसिलिटी देखी जहाँ पे हर चीज़ पेपरलेस हो रही है, जहाँ पे ऑटोमेटेड निज़ाम है, जहाँ पे फार्मेसी भी है, जहाँ पे क्वालिफाइड स्टाफ भी है, जहाँ पे टेलीमेडिसिन का स्टाफ भी है जो 300 एरियाज़ को देख रहा है। तो आई वाज रियली सरप्राइज क्योंकि हमें ना ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज़ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट में दे रहे हैं। तो ये इनफ ऑफ अ रीज़न है टू कन्विंस एनीबडी कि यार ट्रेसिबिलिटी का भी इशू नहीं है। बट फिर भी मैं चाहूँगा आपसे कि कोई ऐसे 1-2 रीजंस जो आप ऐड करना चाहें या फिर अपने पर्सनल व्यू पॉइंट ऐड करना चाहें कि व्हाई द पीपल लाइक अस, द पीपल हु आर एजुकेटेड, द पीपल हु हैव रिसोर्सेज शुड कंट्रीब्यूट मोर एंड मोर टू चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। व्हाट वुड यू से? देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारी NGOs बहुत अच्छा काम कर रही हैं, डिफरेंट कॉजेज़ पे काम कर रही हैं। कोई हेल्थ पे है, कोई एजुकेशन पर है, कोई क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहा है। ऑल आर वेरी गुड कॉजेज़, बट आई थिंक जो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है वो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल आपकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है, फिर आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो हम लोग हर चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्क्लोज़ करते हैं, हमारे ऑडिट्स और वो सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज़ पब्लिश्ड, तो वो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अगर आप अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, मुल्क के बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, मुल्क के फ्यूचर के लिए, तो अगर हम इन बच्चों के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो और कौन बढ़ेगा? कोई तीसरा बंदा तो किसी और मुल्क से आके नहीं हमारी हेल्प करेगा, हमें ख़ुद ही हेल्प करनी है अपनी। सो पीपल हु हेल्प देमसेल्व्स, अल्लाह फिर उनकी मदद करता है। इसके अलावा और कोई रीज़न मेरे ख्याल है बनता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें जितने भी चेक बॉक्सेस हैं एक अच्छी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की चलाने की, उसकी अकाउंटेबिलिटी की, तो वो सारे चेक बॉक्सेस हमने टिक किए हुए। और ओपन इनविटेशन देता हूँ मैं लोगों को कि वो खुद जाएं, ERs विज़िट करें, साइट्स को विज़िट करें, वहाँ जाके देखें किस तरीके से इलाज हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, मुफ्त इलाज हो रहा है, वहाँ पे कोई पैसे नहीं चार्ज किए जा रहे। इवन ये जो एमरजेंसी रूम्स हैं ये खाली गरीब आवाम के लिए, गरीब तबके के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए। तो कोई भी कहीं भी अपने बच्चे को वहाँ पे ले जाके बिल्कुल इलाज करवा सकता है। और इसमें जो समझ लें हमें जो बड़ी नीड है, क्योंकि 50% हमारा तकरीबन
हम रेज़ करते हैं थ्रू फिलैंथ्रोपी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, डायस्पोरा। तो जितने लोग आके विज़िट करना चाहें वो विज़िट करें और इस कॉज़ में साथ दें हमारा।